नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 18 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली न्यूज निकल के आ रही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फार्मर्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू विद प्रोटेस्ट। देखिए, फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ फार्मर्स। फार्मर्स कह रहे हैं कि सारे फार्म बिल्स हटाइए। सरकार कुछ रिटर्न एश्योरेंसेस दे रही है। सरकार बोल रही है कि सीधे सीधे तो बिल्स नहीं हटेंगे, आप हमारे साथ बैठ के बातचीत करिए। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को बोला कि देखिए, फार्मर्स के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उनका जो राइट है, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, तब तक जब तक वो वायलेंस पे नहीं उतर आते। तो अगर वायलेंस के बिना फार्मर्स बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल सही है, उनका प्रोटेस्ट एकदम लीगल है, उनको कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट उनके प्रोटेस्ट के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी। प्रोटेस्टिंग इज अ राइट ऑफ, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ऐसा बोला गया। लेकिन इट शुड बी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। तो कल की डेट में फार्मर्स तोड़ फोड़ पे उतर आए, वो नहीं चलेगा। पहली बात यहां पे ये बोली गई है। लेकिन यहां पे एक और बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का पर्पस है कि उनको कुछ डिमांड्स चाहिए। तो उस डिमांड के लिए सरकार के साथ बैठ के बात तो करें। वो अभी के लिए सरकार बैठ के बात करना चाहती है। फार्मर्स बात कर रहे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं, लेकिन फार्मर्स सीधे सीधे बोल रहे हैं कि फार्म बिल हटाओ। फार्म बिल जब तक नहीं हटाओगे प्रोटेस्ट बंद नहीं होंगे। सरकार बोल रही है कि बात करो, सीधे सीधे हम फार्म बिल नहीं हटाएंगे। तो ये यहां पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है। ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये भी बोला है कि एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट कमिटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें दोनों तरफ के पक्षों को सुना जाएगा, फार्मर्स के पक्षों को भी सुना जाएगा और यूनियन गवर्नमेंट के पक्षों को भी सुना जाएगा। और ये कमिटी हो सकता है कि कोई एक ऐसा मिडिल ग्राउंड बनाए जहां पे जो चीजें हैं, जो टेंशन हैं, इनको डिफ्यूज किया जा सके। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर में ये चीज आपको काम आएगी। और एक चीज और, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, यहां पे भी ये चीज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद बांग्लादेश इज अ प्रायोरिटी, सेज पीएम। आगे बढ़ने पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हेल्प भी हो जाएगी मुझे, आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, लाइक में आप लोगों का कुछ नहीं जाने वाला है। तो भैया, समिट लेवल टॉक्स हो रहे हैं, ये टॉक्स वर्चुअली हो रहे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा हैं शेख हसीना जी, वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। बांग्लादेश को इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट पिवट माना है, एक मेजर पिवट माना है नरेंद्र मोदी जी ने। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने क्या बोला कि बहुत सारे इंडियंस बांग्लादेश में काम करते हैं और दोनों के बायलेटरल टाइज को इनहेंस कर रहे हैं। दोनों लीडर्स ने मिलकर चिलाहाटी जो कि बांग्लादेश में, हल्दीबारी जो कि वेस्ट बंगाल में, इसकी रेल लिंक्स को फिर से जोड़ने की बात की गई है। कहीं ना कहीं ये रेल लिंक्स 1965 में बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक जंग हुई और उस समय पे ये जो आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ऑब्वियस सी बात है, चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक उस समय पे बेकार हो गया। अभी के लिए इसको फिर से रेनोवेट किया गया है। इस बातचीत में एक बार और बोली गई कि बंग बंधु जी, मतलब वो लीडर जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उनके ऊपर एक बायोपिक बनेगी। वो कौन बनाएंगे? श्याम बेनेगल साहब बनाएंगे, जो कि काफी बड़े डायरेक्टर हैं इंडिया के। फिर यह बोला गया कि भाई मुजीबनगर, देखिए, अ जॉइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, फिल्मिंग ऑफ अ बायोपिक, ये भी होगा। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो प्लेस टू नेम द रोड फ्रॉम मुजीबनगर टू वेस्ट बंगाल। तो भाई मुजीबनगर से वेस्ट बंगाल नादिया जो डिस्ट्रिक्ट है वहां तक जो सड़क आ रही है उसको नाम रखा जाएगा शाधीनोता शुरू। मुजीबनगर इंपॉर्टेंट क्यों है बांग्लादेश की हिस्ट्री में? क्योंकि जब पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा था ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश बनना चाह रहा था, उस समय पे ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश के अंदर स्टेशन थी और वो बांग्लादेश के लोगों को मार रही थी, गोलियां मार रही थी, रेप चल रहे थे। भाई बिल्कुल होलोकॉस्ट सा उस समय हो रखा था। उस टाइम पे मुजीबनगर में बांग्लादेश की गवर्नमेंट एंड एग्जाइल बनी थी 1971 में। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश हमेशा मार्च में अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करता है। तो 50वीं एनिवर्सरी होगी इंडिपेंडेंस में, 1971 में इनको इंडिपेंडेंस मिली, 2021 यानी 50वीं इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। तो मोदी जी को यहाँ पे इनविटेशन की तरह बुलाया है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने, और मोदी जी ने बोला कि भाई मैं बिल्कुल आऊंगा। चीलाहाटी हल्दीबारी रेल विंग लास्ट टाइम 1965 में ऑपरेशनल था, अब ये बोला जा रहा है अब इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। जो भी इनॉग्रेशन का काम है मतलब इस वर्चुअल समिट से पहले ही काम पूरा हो चुका है इस चिलाबारी हल्दीबारी रेल लिंक प्रोजेक्ट पे। कुछ और एग्रीमेंट साइन हुए, जैसे हाइड्रोकार्बन में, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, एलिफेंट कंजर्वेशन में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में,
इंडिया बांग्लादेश सीईओ फॉरम से रिलेटेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस यहां पे डिसाइड किए गए। फिर एक पैक्ट साइन हुआ है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल म्यूजियम के बीच में। फिर दोनों साइड्स ने ये बोला है कि एक जॉइंट बाउंड्री कॉन्फ्रेंस बनाएंगे। और भाई ये जो स्ट्रेच है इचमती, कालिंदी, रामोंगल और हरिभंगा रिवर्स जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे आती है, वहां पे इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है उसको प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करेंगे। क्योंकि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर इतना बड़ा है कि बहुत जगहों पे थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो जाता है, बट चूंकि रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ओपन में नहीं आता है। तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं दोस्तों। फिर भाई एक ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार के बीच में। बांग्लादेश इसका भी हिस्सा बनना चाहते हैं। बांग्लादेश की अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्री देखें तो दोनों तरफ से ये इंडिया से घिरा हुआ है और इसका एक और इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार के साथ। तो बांग्लादेश की कितनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं? इंडिया और म्यांमार, याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भाई अगला न्यूज है इसरो लॉन्चेस सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन। देखिए इसरो ने इंडिया की 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है CMS-01 इसको लॉन्च किया और सक्सेसफुली इसको ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस भी कर दिया। किस पे लॉन्च किया गया था? लॉन्च व्हीकल कौन सा था? तो वो था PSLV C50। लॉन्च कहां से हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो भैया आप कह सकते हैं कि 52nd मिशन था ये PSLV का। सक्सेसफुल यहां पे सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रख दिया गया लॉन्च होने के 20 मिनट बाद। ये CMS-01 क्या है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इन एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। आप बोलोगे सी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी सिस्टम क्या होता है? तो सी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक डेजिग्नेशन है जो कि दिया किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ने यह डेजिग्नेशन दिया है। ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी रेंज है जहां पे आपको फ्रीक्वेंसीज 4 से 8 गीगाहर्ट्ज की रेंज में मिलती हैं। ठीक है भाई, ये जो सी बैंड है 4 से 8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में भी काम आता है, वाईफाई डिवाइसेस में भी काम आता है, कॉर्डलेस टेलीफोन्स में भी काम आता है, सर्वेलेंस और वेदर रडार सिस्टम्स में भी ये काम आता है। ठीक है भाई, तो ये चीज है आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट मिशन है वो कौन सा होगा? तो वो होगा PSLV C51। तो अभी PSLV C50 था, ठीक है, अब होगा PSLV C51। PSLV C51 इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का सैटेलाइट भेजा जाएगा। तो PSLV C51 लॉन्च व्हीकल से इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का सैटेलाइट भेजा जाएगा। और वो कब भेजा जाएगा? तो भाई वो भेजा जाएगा अभी से लगभग कुछ महीनों बाद, अभी एग्जैक्ट यहां टाइम पीरियड तो नहीं दिया गया है। सैटेलाइट किसका होगा? तो पिक्सल इंडिया का सैटेलाइट होगा जिसका नाम होगा आनंद। तो इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का सैटेलाइट जो पिक्सल इंडिया का सैटेलाइट है जिसका नाम है आनंद, इसको PSLV C51 से भेजा जाएगा। और ये पहला और आखिरी प्राइवेट सैटेलाइट नहीं होगा, इसके बाद बहुत सारे प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे इसरो के द्वारा, जिसमें एक नाम है सतीश सैट जो कि स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया है, और एक है यूनिटी सैट जिसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एक ग्रुप ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सैटेलाइट्स भी भेजे जा रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या किया है, स्पेस सेक्टर में क्या किया है, यहां पे ये चीज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर। भैया हर साल यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेट करता है आज के दिन यानी 18 दिसंबर को। और इस साल की जो थीम है वो क्या है? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे को मनाने के लिए जो रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था 1990 में। कब? जब चल रही थी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। तो इस दिन यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि हम सेलिब्रेट करेंगे उस काम को जो कि माइग्रेंट्स ने करा है। माइग्रेंट्स एक्चुअली में देखिए दोस्तों, यहां पे माइग्रेंट्स की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड है। रिसेंटली जो इंडिया में माइग्रेंट क्राइसिस हुई है वहां पे सिर्फ उन वर्कर्स को देखा जाता है जो कि गांव से अर्बन इलाकों में काम करने आते हैं। इंटरनेशनल सेंस में अगर आप माइग्रेंट्स की डेफिनेशन देखोगे तो भाई इंडिया से मान लीजिए आपने IIM अहमदाबाद से काम किया, आप USA चले गए और US जाके आप किसी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करने लगे लाखों डॉलर के पैकेज पे और बाद में आप वहीं सेटल हो गए, तो आप एक माइग्रेंट हो जाओगे। तो दुनिया भर में UN के हिसाब से 272 मिलियन माइग्रेंट्स है, 27 करोड़ माइग्रेंट्स है, जिसमें 41 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है। 41 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन मतलब कंट्री के अंदर ही वो डिस्प्लेस हो गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। 18 दिसंबर को ये इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है भाई। इंडिया में सेंसस 2011 के हिसाब से 45.6 करोड़ माइग्रेंट्स है, जो कि कंट्री की लगभग 38% ऑफ द पॉपुलेशन है। 2001 में लगभग 31.5 करोड़ माइग्रेंट पॉपुलेशन थी इंडिया में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एक चीज आपको काम आएगी। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। आई होप आपको चीजें समझने को और सीखने को मिल रही हैं। अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गुड बाय।